हेलो दोस्तों, भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इससे पहले जो क्लास थी हमारी घातांक करने की थी, आज हम आपके लिए नई क्लास लेके आए, औसत, एवरेज जो है। आइए आज हम इसको शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ते हैं। ध्यान रखना, एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल को, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी डाटा एंट्री हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, एवरेज का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। औसत, एवरेज। तो सबसे पहले बच्चों हम ये चीज़ जानेंगे कि औसत क्या होता है, किसको हम औसत बोलते हैं, औसत का मतलब क्या है। ठीक है, औसत क्या है, क्या है औसत, औसत मीनिंग क्या है, एवरेज मीनिंग क्या है, किसको हम औसत बोलेंगे, क्या होता है औसत। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो औसत को हम क्या लिखेंगे भाई, दिए गए अलग अलग परिणामों के मान को बराबर करना ही औसत कहलाता है, औसत कहलाता है। समझ में आई बात बच्चों? अलग अलग दिए गए अलग अलग परिणामों के मान को बराबर कर देना ही औसत कहलाता है। एक बात देखो, सपोज करो एक क्लास है जिसमें 10 बच्चे हैं और सभी का वेट अलग अलग है। किसी का वजन 25 किलो है, किसी का 35 किलो है, किसी का 45 किलो, किसी का 55, किसी का 42 किलो। इस तरीके से सभी का अलग अलग वजन है। उन सभी के वजन को इक्वल कर देना, समान कर देना ही औसत कहलाएगा। समझ में आई बात? वो उनका औसत भार हो जाएगा। ऐसे क्लास में बच्चे अलग अलग एज का होता है, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का। उन सभी का एज इक्वल कर देना, एक समान कर देना ही उनका एवरेज एज कहलाएगा, औसत आयु कहलाएगी। ठीक है, ऐसे होता है तुम्हारा औसत आय हो, मान लो 4-5 आदमी हैं, सभी का आय अलग अलग है। कोई 4200 रुपये पर मंथ कमा रहा है, कोई 2300 रुपये पर मंथ कमा रहा है, कोई 3500 रुपये पर मंथ कमा रहा है, कोई 5500 रुपये पर मंथ कमा रहा है। इन सभी का इक्वल आय करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का जो इक्वल आय होगा, जो बराबर किया जाएगा आय, वो कैसे होगा, वही इनका। चलिए देखो बच्चों, हम समझते हैं इसको। अब एक चीज़ देखिए, 4 बच्चे हैं, उनका वेट अलग अलग है। 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे, कोई एक बात नहीं, एक ले लो। देखो 15, 20, 25, 30, 35, ये 5 बच्चे हैं, सभी का वेट अलग अलग है। अब इन सभी का वेट अगर हमें बराबर करना है तो कैसे करेंगे हम, कैसे हम इन सभी का वेट बराबर करेंगे? तो ध्यान रखो, औसत का जो फॉर्मूला है, औसत फॉर्मूला क्या है आपका, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होगा दिए गए परिणामों का योग बटे कुल परिणाम। दिए गए परिणामों का योग बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है भाई, तो दिए गए परिणामों का योग बटे कुल परिणाम, जोड़िए योग। 35, 15, 50, 30 और 20 50 और 25 125, और बटे परिणाम कितने भाई, 1 2 3 4 5 परिणाम है। इसे डिवाइड करा कितना औसत, 25 आ गया भाई। औसत कितना आ गया बच्चों, 25 है। अब एक चीज़ देखिए, तुम्हारे पास यहाँ कितने परिणाम है, 5 परिणाम है, और सभी का डिफरेंस कितना है, 5 के डिफरेंस से सभी बढ़ रहे हैं, 5 के डिफरेंस से बढ़ रहे हैं भाई। 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35। तो एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखो, यदि डिफरेंस तुम्हारा सेम है, यदि डिफरेंस तुम्हारा सेम है और दिए गए परिणाम तुम्हारे एक विषम संख्या में है, एक विषम संख्या में है, तो जो भी तुम्हारा बीच का परिणाम होगा वही उसका एवरेज कहलाएगा। तो कितने परिणाम है तुम्हारे, 5, सभी का डिफरेंस कितना है, 5 का इक्वल है, तो जो भी तुम्हारा बीच का वैल्यू है वही तुम्हारा एवरेज, जो एवरेज है तुम्हारा यहाँ पे 25। ठीक है, वो मैंने तुम्हें हल करके भी सोल्व करके समझा दिया कैसे आएगा, इस तरीके से होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे हम बोलते हैं समांतर माध्य है, समांतर माध्य, बताओ
तो ध्यान रखो बच्चों, समांतर माध्य भी आपका एवरेज ही कहलाता है। समांतर माध्य भी क्या है आपका? औसत ही है। मगर ये किस कंडीशन में औसत है? कब आप इसको औसत की बजाय समांतर माध्य कहोगे? तो वही बात जब अंतर सेम होगा। जैसे कि अब हमारे पास है भाई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब हमारे पास ये दिए गए परिणाम है, ठीक है, और हमारे से बताना कि इसका औसत बताइए या इसका समांतर माध्य बताइए। तो जब तुम्हारे दिए गए परिणामों में अंतर समान होगा, समान अंतर होगा, तो उसको हम औसत की बजाय समांतर माध्य कहेंगे। अब ये समांतर माध्य तुम्हारा बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसे औसत ज्ञात किया जाएगा। कैसे? कि दिए गए परिणामों का योग 35 और 5 40, 30 और 10 40, 25 और 15 40, तो 40 थे 120 और 20 कितने हो गए भाई? 140। और परिणाम कितने बच्चों आपके? 1 2 3 4 5 6 7 7 परिणाम है। डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना है? 20। ये आपका आंसर होगा, ये आपका समांतर माध्य कहलाएगा। या फिर आप वही कर सकते जो मैंने आपको बताया था, यदि दिए गई परिणामों की संख्या एक इवन नंबर हो, एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, दिए गई परिणामों की संख्या विषम संख्या हो और अंतर इक्वल हो, सभी में डिफरेंस सेम हो, तो जो भी तुम्हारा बीच का परिणाम होगा, वही तुम्हारा आंसर कहलाएगा, समांतर माध्य होगा या वही तुम्हारा औसत होगा। चलिए बच्चों, आइए अब इसके बाद हम करते हैं इसमें आगे। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो n तक कहीं भी ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इसे समझने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं प्रथम 10 n के प्लेस पर आप 10 मान सपोज कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखो प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 संख्या है भाई हमारी। हमें इनका औसत बताना है। तो देखिए औसत क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है आपका? वही होता है दिए गए परिणामों का योग बटे कुल परिणाम। तो दिए गए परिणामों का योग कितना होगा भाई? दिए गए परिणामों का योग कितना होगा? जोड़िए, 10 और 1 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11, 6 5 11, 11 5 55 और परिणाम कितने? 10 से डिवाइड करा तो 5.5। ये हो गया बच्चों आपका, ये इसका आपका एवरेज आ गया 5.5, 5.5 आ गया। ठीक है ना, इसको यहाँ से लिख के दिखाई नहीं दे रहा होगा, 5.5। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसको करो आप। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। हम यहाँ पे भी n की जगह 10 लिखेंगे। 10 सम संख्या होगी। पहली सम संख्या क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, इसे भी उस तरीके से करो। दिए गए परिणामों का योग, तो 20 और 2 22 और 22 पंजे 110 और बटे कुल परिणाम 10, 0 से 0 कटा कितना है? 11 हो गया। इसे भी ऐसे ही करो, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग, तो पहली विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 और 1 20, 20 पंजे 100, 100 बटे 10 बराबर कितना है भाई? 10 हुआ। तो बच्चों ये तो हुआ तुम्हारे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ एक ये तो हो गया तुम्हारा सारा बेसिक फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, योग बटे कुल परिणाम। अगर आपको एक ही फॉर्मूला लगाना हो, एक ही तरीके से आपको समझना हो, तो क्या तरीका होगा वो? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, करो। प्रथम परिणाम प्लस अंतिम परिणाम बटे 2, चाहे वो तुम्हारा प्राकृत का हो, सम का हो या विषम का हो, संख्या तुम्हें कितना ही दे रखो, सभी में यही तरीका लगेगा। प्रथम परिणाम प्लस अंतिम परिणाम बटे 2। प्रथम क्या है? 1, अंतिम क्या है? 10, 10 और 1 11 बटे 2, 11 को 2 से डिवाइड करा 5.5, ये आपका आंसर आ गया। पहले भी हमारा यही था, अब भी हमारा यही होगा। समझ में आया ना? यहाँ देखिए, इसके बाद इसमें भी क्या होगा तुम्हारा? प्रथम परिणाम कितना है? यहाँ पे भी प्रथम परिणाम क्या है आपका? 1 2 होगा और अंतिम परिणाम क्या होगा आपका? 20 होगा। तो 2 प्लस 20 और बटे 2, तो 20 और 2 22, 22 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। पहले भी 11 ही था।
पहले भी जो आपका एवरेज था वो पहले भी 11 ही था। अब इसमें करिए, इसमें भी यही तरीका लगेगा बच्चों आपका, प्रथम परिणाम प्लस अंतिम परिणाम। प्रथम 1 है, अंतिम 19 है बटे 2, तो 20 बटे 2 बराबर कितना आ गया 10 हुआ। पहले भी आपका 10 ही था। तो आप समझ गए होगे, अब अच्छी तरह से समझ गए होगे इस बात को कि इसका अगर हमें औसत बताना तो कैसे करेंगे। तीनों का एक ही तरीका लगता है हमारा तीनों का एक ही तरीका लगता है, प्रथम परिणाम प्लस अंतिम परिणाम बटे 2, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तीनों में यही फॉर्मूला लगेगा, यही तुम्हारा आंसर आएगा इससे ही। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालिए, n+1 2n+1/2। ठीक है, जैसे अगर ये तुम्हें बोलता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत बताओ, तो n के प्लेस पर आप 10 लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे 10, 10 अरे 11 हो जाएगा, और यहाँ लिखोगे 10, 10 दूनी 20 अरे 21 हो जाएगा, और बटे में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, हमेशा ही बटे में 6 होगा, ये ध्यान रखना। 3 से डिवाइड करा, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये हो गया 77 बटे 2। 77 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा भाई, 77 को 2 से डिवाइड कर गए 38.5, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तब आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। देखिए बच्चों, अच्छा ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी है, जैसे कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, यदि n तुम्हारा सम संख्या हो तो उनका औसत तुम्हारा एक विषम संख्या होगा। समझ रही है ना बात को, मैंने क्या बताया, लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा जब n एक विषम संख्या होगी। जैसे कि मान लो तुम यहाँ देखिए, यहाँ समझिए भाई 2 4 6 8 और 10, ये तुम्हारी सभी सम संख्याएं हैं, और ये कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 है, मतलब n का वैल्यू कितना है तुम्हारा, n इक्वल टू है तुम्हारा 5, तो विषम है वो एक, है ना, वो क्या है कि विषम है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 12, इनको 6 कर दूँ, n बना दूँ तुम्हारा सम, तो तब इनका औसत क्या आएगा। तो देखो 12 और 2 14, 10 और 4 14, 8 और 4 14, 14 को 14 त्या 42 हो जाएगा, 42 को तुम 6 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 कैसी संख्या तुम्हारी विषम है, कैसी है विषम। तो ये बात आपको याद रखना है, यदि n का वैल्यू आपका सम है, इवन नंबर है, तो आपका एवरेज एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि n का वैल्यू आपका ऑड है, यदि n का वैल्यू आपका ऑड है और जो आपकी संख्याओं का जो फेस वैल्यू है वो कैसा है, तो आपका इवन है, सम है, तो आपका औसत भी सम ही होगा। अच्छा, अगर हम विषम वाले केस में हम यहाँ पढ़ें, आपकी बार संख्या हमारी कैसी हो जाए, ऑड हो जाए, यदि n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर यहाँ ये n तुम्हारा सम है तो औसत भी आपका सम ही आएगा, और अगर आप ये आपका विषम है तो आपका औसत भी विषम ही होगा, मतलब ऑड ही होगा। देख लीजिए, मैं तुमको ये चीज़ भी समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये हमारी 5 विषम संख्या है। कैसी है, 5 विषम संख्याएं हैं, तो n का वैल्यू आपका क्या है 5 है, तो इनका एवरेज चेक करो, इनका आप एवरेज निकालिए, एवरेज क्या आएगा। तो देखो 9 और 1 10, 7 और 3 10, और 5 कितना हो जाएगा भाई, 10 और 10 5 25 हो गया, 25 को तुम 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका एवरेज 5 आ गया। अगर ये आपका ओड है तो आपका एवरेज भी ओड ही आया। ठीक है, अगर आपका n इवन है, ठीक है, और ये भी आपके इवन है, ये आप इसको यहाँ पे करो 11, इसको 11 कर दो, ठीक है, तब आपका एवरेज क्या आएगा, जोड़ो 10 और 1 11 और 1 12, 9 और 3 12, 7 और 5 12, 12 12 36 हो गए, 36 को आप 6 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आपका ये इवन है ना तो आपका एवरेज भी इवन ही आएगा, ये आपका सम है तो औसत भी आपका सम ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा सा को याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत। मैंने आपको बताया था जब विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी उनका जो डिफरेंस है हमेशा इक्वल होता है।
विषम संख्या हो या सम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, उनका डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। और जब डिफरेंस इक्वल है तो उनका जो एवरेज है वो हमेशा एक मिडिल नंबर होगा। तो आपका जो ये एवरेज है ना, ये आपका मिडिल नंबर है 15, ये आपका मिडिल है। टोटल नंबर्स कितने हैं 5 में से एक तो ये हो गया, अब रिमेनिंग कितने बचे 4। तो 2 इसके राइट साइड लिखो और 2 इसके लेफ्ट साइड लिखो। और कैसे नंबर, ऑड नंबर, तो 15, 17, 19, 13 और 11, ये आपके टोटल नंबर्स हो गए 5। सबसे बड़ा नंबर आपका 19 है और सबसे छोटा नंबर आपका 11 है। ये क्या पूछ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल बताइए। तो 19 गुणा 11, ठीक है, 11 का और 19 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 209, ठीक है ना, 209 ये हो जाएगा भाई। 11 9 99 का 9 का हंसी लगा 9 और 11 एकम 11 और 9 20, ठीक है, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपकी। अच्छा एक चीज़ देखिए, चलो अब तो ये हमने कर लिया। बाय चांस आपके जो लगातार 5 नंबर्स थे ये ज़्यादा भी हो सकते, 15 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाए, 35 हो जाए, 55 हो जाए, तब हम इतने बड़े कैसे लिखेंगे। अगर भाई कहने लगे 100, फिर यहाँ से लगे यहाँ तक का पूरा बोर्ड भरेगा कोई, भाई हम इतना करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ एक बेस्ट मेथड समझिए इसके लिए आप एक बेस्ट मेथड समझिए। अगर आपको ये सम और विषम की बात हो, कैसी भाई, सम और विषम की बात हो, उस केस में ठीक है, कितना संख्या थी आपकी 5 विषम संख्या, औसत कितना था इनका 15। तो हम जो जितनी भी आपकी 5 विषम संख्या है या 7 विषम संख्या है, 6 विषम संख्या, मतलब कितना भी आपको विषम संख्या दिया हो उसमें से 1 माइनस करो, कितना बचा 4 को एक बार इसमें ऐड कर लो 19, तो ये तो बड़ी संख्या होगी आपकी। और एक बार 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करियो 11, ये आपकी होगी छोटी संख्या। दोनों का गुणनफल कर लो, गुणनफल आपका 209, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे से आपको सभी क्वेश्चनों में इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 31। कितनी लगातार संख्या भाई 15, कितनी लगातार संख्या 15 में से घटाया बच गया 14, औसत कितना था 31 था। 31 में एक बार 14 जोड़ दो 45, बड़ी संख्या ये होगी। और 31 में से 14 एक बार घटा दीजिए 17, ये आपकी छोटी संख्या होगी। आप क्या पूछ रहे हो, आपसे इनका योग पूछ रहा, तो 45 और 17 का योग कर दो भाई, कितना होगा 62, ये आपका योग आ गया। इस तरीके से करेंगे फिर हम। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। 25 में से तुरंत एक माइनस करो 24, 25 में से तुरंत एक माइनस कम करिए 24, 25 माइनस 1 24, 24 है। और औसत कितना था भाई 52, 52 में 24 जोड़ दो 76, ये बड़ी संख्या है आपकी। 52 में से 24 घटा दो, कितना हो जाएगा 38, यह होगी आपकी छोटी संख्या। कितना हो गई 28, क्या हो गया 28, छोटी संख्या है। क्या पूछ रहा है वो, इनका अंतर, इनका डिफरेंस बताइए। तो 76 में से 28 घटाओ, 76 में से 28 घटाओ, कितना बचेगा भाई। एक चीज़ देखो, 76 है, ये 28 है। सपोज करो उसमें से तुमने 8 हटा दिए, 76 में से 20 गए 56, और 56 में से 8 घटाओ 48, कितना 48, इनका अंतर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये वही क्वेश्चन है जैसा मैंने इससे पहले भी करे थे। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। तो बहुत ही आसान है, तुरंत 22 में से तुरंत एक कम किया 21 को 55 में जोड़ दो तो 76, ये बड़ी संख्या है। 55 में से 21 को घटा दो, कितना होगा भाई 34, ये आपकी छोटी संख्या है। समझ पा रहा ना। 55 में से 21 माइनस कर दो 34, ये आपकी छोटी संख्या। हमें इनका दोनों का योग करना है। इनका योग कर दो, इनका योग कितना हो जाएगा भाई, ये 76 है, ये 34 है। 76 का 6 अलग करो, 34 का 4 अलग करो, तो 70 और 30 100, तो यही होगा 6 4 10, 110 हो गया। कितना होगा इनका योग 110 हो गया। बस चलिए हम इसको करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सभी के। इसको करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करो पढ़िए। एक ही सेकंड में आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। ध्यान रखो, एक ही सेकंड में आंसर मिलेगा। अच्छी तरीके से देखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। क्वेश्चन को बार बार करोगे तभी अच्छी स्पीड बनेगी आपकी।
एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 4 पारियों में क्रमशः 42, 46, 50, 56 रन बनाए। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसके औसत रनों की संख्या 54 हो जाए। एक बात ध्यान रखो बच्चों, आपको बताया था शुरुआत में ही मैंने, औसत का मतलब होता है कि दिए गए वैल्यू को सभी को इक्वल कर देना, मतलब समान कर देना, सभी एक जैसे हो जाएंगे तभी उनका औसत बन जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास 4 पारियाँ थी, 42, 46, 50 और 55 रन की, 56 रन की। 5वीं पारी में सपोज करो उसने x रन बनाया, कितना रन बनाया x, तो एवरेज कितना हो गया सभी का 54 हो गया। जब सभी का एवरेज 54 हो गया, 54 हो गया, तो उसका भी वैल्यू भाई 54 हुआ होगा। इसका मतलब तो ये है, एवरेज का मतलब तो ये है कि दी गई वैल्यू सभी इक्वल होगी, एक जैसी होगी, तो ये वैल्यू भी आपकी 54 तो होगी ही। अब इसको 54 करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा सब बताइए भाई, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 54 होगा। करो भाई, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 में से 4 गए 18, तो 18 इसमें ऐड कर दो, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 54 और 18 जुड़ गया, कितना हो गया भाई 72। तो आपको 5वीं पारी में 72 रन बनाने पड़ेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों देखो, एक गलती होगी आपने, ठीक है, यहाँ मैंने 4 ऐड करने थे, 54 करना है ना उसको, ये मैंने 52 सपोज किया, इसमें आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, तो दोबारा से करते इसको हम। ठीक है, ये है हमारा 54 एवरेज होगा। करो भाई, 12 और 8 20, 20 12 और 8 20 और 4 24 हो गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल कर दो सब, ऐसे करो, और प्लस 20 ऐड इसमें करो। अच्छा देखो, सुनो, हाँ यहाँ भी तो देखना चाहिए था भाई, ये भी देखो, 1 मिनट सॉरी, यहाँ हमें इसको 54 करना तो -2 करना पड़ेगा इसमें, है ना। ठीक है, करो देखो, 12 और 8 20 और 4 24, 24 में से 2 गए 22, तो 22 इसमें ऐड करो। ठीक है, 22 इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा 76, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अभी इसके बाद। चलिए बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन को करते, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके इस तरह के क्वेश्चन। पढ़िए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि एक व्यक्ति और आ जाए, ठीक है, यदि एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो समझिए एक बार आप इसको देखिए, व्यक्ति कितने थे, 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 व्यक्ति तो पहले से ऑलरेडी थे ही, एक नया व्यक्ति और आ गया, तो आने वाला व्यक्ति हो गया आपका 11वां। ठीक है, इन सभी का औसत पहले क्या था, 21, सभी का औसत कितना था, 21 था। समझते रहिए भाई अच्छे तरीके से, सभी का औसत है आपका 21। अब जैसे ही नया व्यक्ति आया, उसके आने से औसत 1 बढ़ गया, मतलब 21 से क्या हो गया, 22 हो गया, तो इसका औसत भी 22 हुआ होगा भाई, जो 11वां व्यक्ति था। और इनका सभी का औसत 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, इन 10 के 10 का। वो किसके आने से बढ़ा, 11वें व्यक्ति के आने से बढ़ा, तो उसका मतलब 11वें व्यक्ति का जो आयु है वो इन सभी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 22 तो ये है ही, और 10 ये हो गया, 22 और 10 32, तो 32 वर्ष है, ये आंसर होगा। आने वाले व्यक्ति की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 32 वर्ष होगी, ये आंसर आएगा। दोबारा से समझिए, कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, औसत कितना था, 21 था, मतलब सभी का आयु 21 वर्ष है, तभी तो औसत माना गया। जैसे ही नया व्यक्ति आया, मतलब 11वां व्यक्ति आया, उसके आने से औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 21 की बजाय कितना हो जाएगा, औसत 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी औसत सभी का 22 होगा, जब इसका 22 हुआ तो इनका 22 करने के लिए 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की जो वृद्धि हुई वो 10 की 10 में जो वृद्धि हुई उसको ऐड करके इसमें जोड़ दो, तो इसका आयु आ जाएगा 22 + 10 = 32। तो आने वाले व्यक्ति की जो आयु है वो 32 वर्ष होगी। समझ में आ गया। आप आगे से इसी तरीके से इन सभी को करेंगे। इसको पढ़िए, 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। व्यक्ति 10 थे पहले, अब एक व्यक्ति आ गया, तो मतलब 11वां व्यक्ति होगा वो। औसत पहले 21 था, 2 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 23 तो ये हो गया। और इससे पहले कितने कैंडिडेट थे, 10, औसत उनका भी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 10 दूनी 20 इसमें ऐड करो तुरंत, तो कितना 43 43, तो आने वाले की आयु कितनी होगी, 43 वर्ष होगी।
दोबारा से समझिए, 10 व्यक्ति की औसत आयु 21 वर्ष है। नया व्यक्ति आया, कौन आया? 11वां व्यक्ति आया। उसके आने से औसत कितना बढ़ गया? 2, तो 21 और 2 23। अब औसत आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। मगर जैसे ही 11वां व्यक्ति आया, उसके आने से औसत सभी का 2 और बढ़ गया। तो पहले कैंडिडेट कितने थे? 10 थे ना, एवरेज इनका भी 2 बढ़ गया, तो 10 दूनी 20, 20 इसमें ऐड कर दो, 23 और 20 कितना होगा? 43 होगा। तो आने वाले व्यक्ति की आयु 43 वर्ष होगी। इसको करते हैं यहाँ पे। 10 व्यक्ति की औसत आयु कितने? 25 वर्ष हैं। एक नया व्यक्ति और आया, कौन आया नया व्यक्ति? 11वां। आने से औसत वर्ष कितना घट गया? 2 घट गया। पहले कितना था? 25, 25 में से 2 घटा दिया, अब औसत रह गया आपका 23। समझ रहे हैं ना? तो 11वें व्यक्ति का भी औसत 23 होगा। 11वें का भी औसत कितना होगा? 23 होगा। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी? अब एक चीज़ देखिए, जैसे 11वां व्यक्ति आया, औसत सभी का 2 घटता चला गया, तो 25 से 2 घट गया, 23 तो उसका रह गया, और 2 की कमी इन जो पहले 10 कैंडिडेट थे उनमें भी होगी। तो 10 दूनी 20, 20 की कमी वहाँ होगी, 23 में से 20 घटाओ, 3 वर्ष। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी? यहाँ 3 वर्ष होगी। ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? आज की क्लास में बच्चों आपको इतना ही करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। 1 मिनट ध्यान रखो, मैंने बताया आपको, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सभी बच्चों को भी बताइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आज हम इतना ही करेंगे और आगे क्लास में पढ़ेंगे।